Hello students, good morning to my online class. Today we will be reading Keeping Quiet, a poem from Flamingo book. I will be explaining both in Hindi as well as in English. So you are welcome to my online class. First we will read line by line and then afterwards I will explain line by line. Okay, so we'll start. Mm, Keeping quiet. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without engines. We should all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. So now we'll start line by line. So first let us see about the poet. कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट ये टाइटल है, शीर्षक है. इसका अर्थ तो आप सभी को पता ही होगा. शांत रहना. कीपिंग क्वाइट, शांत रहना. अबाउट द पोएट, कवि के बारे में जानकारी. तो इस कविता के कवि हैं पैब्लो नेरुडा. पैब्लो नेरुडा ये कवि हैं. इसका जीवन काल है 1904 से लेकर के 1973 तक. इज द पेन नेम is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Parral in Chile. तो ये पैबलो नेरुडा, इसका पेन नेम का अर्थ है जो भी कवि या लेखक होते हैं वे अपना वास्तविक नाम न लिख करके कुछ उपनाम लिखते हैं और उसी नाम से वे अपना लेख लिखते रहते हैं. तो पैबलो नेरुडा का वास्तविक नाम यहाँ लिखा गया है नेप्तली रिकार्डो रेस बासाल्टो. ये उसका वास्तविक नाम है. वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पाराल इन चिली. तो जिसका जन्म हुआ था चिली में, पाराल के चिली के पाराल में इसका जन्म हुआ था. नेरुडास पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस. तो नेरुडा का जितने भी कविताएं हैं आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस, कुछ तस्वीरों से भरा हुआ है, इमेज से भरा हुआ है जो कि हमको आसानी से समझ में आ जाता है, उसको आसानी से समझ में आ जाता है. विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, और जो कि इसको किसी भी तरह से इसकी सुंदरता को कम नहीं करते हैं. नो लेस ब्यूटीफुल मतलब इसकी सुंदरता को किसी भी तरीके से वे कम नहीं करते हैं. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. तो पाब्लो नेरुडा उसको अपने लेख के लिए, अपने कविताओं के लिए उसको नोबेल प्राइज भी, नोबेल का पुरस्कार भी मिल चुका है साहित्य के क्षेत्र में 1971 में. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. तो इस कविता में नेरुडा जो है वो बात करते हैं कि हमें क्यों जरूरत है नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. तो हमको चुपचाप रहने की जरूरत क्यों है
और चुपचाप रह करके आत्म मंथन करना, आत्म निरीक्षण करना कि मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ काम कर रहा हूँ वो क्या गलत तो नहीं है। तो इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ होता है आत्म मंथन करना, आत्म निरीक्षण करना कि मैं जो काम कर रहा हूँ कहीं गलत तो नहीं है, उसको एक बार सोचना, चुपचाप रह करके सोचना। तो इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ होता है अपना आत्म मंथन करना। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और वो किसी के साथ एक भावना उत्पन्न करना चाहते हैं कि हम एक दूसरे से भाईचारा रखें, एक दूसरे को हम समझें। अमंग ह्यूमन बींग्स, मानवता के बीच में, एक दूसरों के बीच में हमारे में विविधता है, कई तरह के रंग है, कई तरह के जाति धर्म है, लेकिन इसके बावजूद भी हम भाईचारा के साथ रहें। तो इसी भावना को वो व्यक्त करना चाहते हैं। तो ये दो चीजें हैं यहाँ, तीन चीजें हम बोल सकते हैं। एक तो पीस एंड यूनिटी, शांति और एकता, दूसरा आत्म मंथन करना, और तीसरा भाईचारे की भावना को उत्पन्न करना। तो इस कविता में ये तीनों बातों को हमको वर्णन मिलेगा पैबलो नेरुडा के द्वारा। तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। पहला तो यूनिटी एंड पीस, यूनिटी एंड पीस फर्स्ट, एंड देन सेकेंड इज इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मंथन करना, सेल्फ एग्जामिनेशन, इन इंग्लिश वी कैन से सेल्फ एग्जामिनेशन। एंड द थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब भाईचारा की भावना। तो ये तीन थीम है इस कविता के। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, तो ये कविता का जो शीर्षक है तुमको क्या सलाह देता है, क्या सलाह देता है। कविता का शीर्षक हमने पढ़ लिया, कीपिंग क्वाइट मतलब चुपचाप रहो, कीपिंग क्वाइट मतलब चुपचाप रहो। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, आप क्या सोचते हो ये कविता क्या के बारे में है। तो ऐसा पूछा जा रहा है, हमको स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए कि शीर्षक को देख करके कीपिंग क्वाइट मतलब चुपचाप रहना। तो ये कविता, एक कवि जो है पैब्लो नेरुडा, इसका कुछ मकसद ही होगा हमको चुप रखने का, और इसको हम कविता को आगे पढ़ने से हमको वास्तविकता का हमको पता चलेगा। तो आगे देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12, तो अभी हम लोग गिनती करेंगे। वी विल काउंट टू 12, कहां तक गिनती करेंगे, 12 तक गिनती करेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12। तो यहाँ 12 एक सिंबॉलिक है, क्योंकि 12 का अर्थ स्पष्ट रूप से कवि ने यहाँ नहीं बताया है कि यहाँ ये संख्या जो घड़ी में हमारे जो घंटा है, आवर्स है, वो संख्या से संबंधित है, या तो हमारा जो 12 साल में 12 महीने होते हैं उसका भी यहाँ जिक्र हो सकता है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, तो वो बोल रहा है कि मैं 12 तक गिनती करूंगा और हम लोग सभी कोई, एंड वी ऑल मतलब हम लोग सभी कोई, कीप स्टिल हम लोग स्थिर हो जाएंगे। स्टिल का अर्थ होता है स्थिर, बिना किसी मोशन का, हिलना डुलना नहीं है, बात करना नहीं है, चलना फिरना नहीं है, मतलब हम लोग स्थिर हो जाएंगे। वो 12 तक गिनती करेंगे कवि, और हम सभी क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। आगे, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो for once, तो एक बार, on the face of the earth, यहाँ face का अर्थ चेहरा से नहीं है, लेकिन पृथ्वी के सतह पर कहा जा रहा है। फेस का वास्तविक अर्थ तो चेहरा होता है, लेकिन यहाँ पर कवि यही कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर एक बार लेटस, लेटस मतलब चलो, नॉट स्पीक हम लोग बातें न करें, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में हम लोग बात नहीं करेंगे। लेट अस स्टॉप चलो रुक जाएं, फॉर 1 सेकेंड, तो इस पृथ्वी पर चलो कम से कम 1 सेकेंड के लिए हम लोग सब कोई रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम लोग अपना जो आर्म्स, आर्म्स का अर्थ होता है यहाँ, इसका दो अर्थ हो सकता है। आर्म्स, आर्म्स तो होता है हमारा हाथ भी, और हाथ भी है, हमारा बाह भी है, लेकिन इसके अलावा जो आर्म्स वेपन हो सकता है, वेपन, तो ये दोनों से संबंध हो सकता है। हम लोग हमारा जो औजार है, वेपन है, उसका हम प्रयोग ना करें, और हमारा जो हाथ है, हाथ पैर है, हम उसको भी ना चलाएं। हम 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो कवि का ये कहना है। तो कवि एक कहना क्यों चाह रहा है कि क्यों हम 1 सेकेंड के लिए स्थिर हो जाएं। तो आगे हम पढ़ते हैं और इसको मैं और डिटेल में आप सभी को बताऊंगा।
इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक नया शब्द आया है, एक्सोटिक। एक्सोटिक का अर्थ होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो साधारण नहीं है, असाधारण। साधारण नहीं है, उसका उल्टा असाधारण। तो ये क्या होगा, अगर हम एक सेकंड के लिए हम चलना फिरना बंद कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे, स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक असाधारण क्षण हो जाएगा, असाधारण मोमेंट हो जाएगा। विदाउट रस, बिना किसी चहल पहल के, बिना किसी दौड़ धूप के। रस, रस का अर्थ है दौड़ धूप करना, तो बिना किसी दौड़ धूप के। विदाउट इंजिन्स, बिना किसी इंजन के, तो गाड़ी इत्यादि मतलब रुक जाएंगी और गाड़ी नहीं चलेगी, तो गाड़ी सब क्या हो जाएगा, बिना किसी इंजन के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से, इस स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस मतलब इस तरह का परिस्थिति में, जो कि सबके लिए क्या होगा, आश्चर्य होगा। तो भारत में जब ये कोरोना महामारी के कारण जब पहला कर्फ्यू लगाया गया था, तो स्थिति कुछ ऐसे ही थी। चल रोड में चलना फिरना सब बंद हो गया था, सब अपने घर में कैद हो गए थे, मतलब सब चुपचाप हो गए थे, हिलना डुलना मतलब सब बंद हो गया था। तो कुछ इसी तरह से हम सभी एक साथ होंगे, क्योंकि जब आदमी व्यस्त होता है तो यहाँ वहां चला जाता है, परिवार में भी लोग एक एक गांव से दूसरे गांव या दूसरे शहरों में चले जाते हैं, एक साथ नहीं हो पाते हैं। तो उसी को कह रहा है कि ये एक असाधारण क्षण होगा, जब सब कुछ रुक जाएगा, कोई चहल पहल नहीं रहेगी, सब अपने घरों में रहेंगे, तो हम सभी क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और हम सबको एक आश्चर्य का अनुभव होगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, तो मछुआरे, फिशरमैन का अर्थ है मछुआरे। इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, ठंडे पूल में, ठंडे समुद्र में। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हार्म, हार्म का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना। व्हेल्स, व्हेल्स है सबसे बड़ा मछली, जो कि समुद्र का सबसे बड़ा मछली, जो मछुआरे मछली पकड़ते हैं, वे मछली को किसी भी तरह का उन लोग हानि नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और आपने अगर कहीं बॉम्बे या तो गोवा इत्यादि गए होंगे, तो समुद्र के किनारे छोटा छोटा वो खेत बना दिए रहते हैं, और उस खेत में पानी जाने दिया जाता है, क्योंकि पानी, जो समुद्र का पानी होता है, वो बहुत खारा होता है, और जब बहुत गर्मी पड़ता है तो उस पानी को उसमें भर करके लोग छोड़ देते हैं, और जब पानी वस्प में बदल जाता है तो वहां केवल नमक बचता है, और उस नमक को उन लोग जमा करते हैं। तो उसी को कहा गया एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो कि नमक जमा करते हैं समुद्र के किनारे। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और उनको जमा कर, नमक इकट्ठा करने में, नमक एकत्रित करने में उनका हाथ भी क्या हो जाता है, चोट, उसका हाथ भी चोट लग जाता है, उनके हाथ, दोनों हाथ में मतलब चोट लग जाता है। तो उन लोग भी अपना हाथ को देखेंगे, उसका भी उन लोग कुछ समय के लिए इलाज करेंगे, नमक एकत्र करना को छोड़ करके। तो हम सभी अगर एक सेकंड के लिए अगर शांत हो जाए तो। आगे, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, तो यहाँ क्या है, ग्रीन वार्स मतलब दोज हु, जो कि युद्ध करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। ग्रीन वार्स मतलब किसके विरुद्ध, पर्यावरण के विरुद्ध। यहाँ ग्रीन वार्स से संबंध है पर्यावरण, जो कि हम देखते हैं, जैसे कि जैसे हम विकास करते जा रहे हैं, शहर बढ़ रहा है, तो जंगलों को लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं, और जंगल जो है नष्ट होते जा रहा है, और इससे पर्यावरण को क्षति पहुंच रहा है। तो उनके लिए कहा गया है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ग्रीन वार्स, तो जो लड़ाई लड़ते हैं पर्यावरण से, उनके लिए कहा गया है। वार्स विथ गैस, जो कि केमिकल, गैस का अर्थ है केमिकल से जो युद्ध करते हैं। वार्स विथ फायर, वार्स विथ फायर, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करके, बम का प्रयोग करके जो लड़ाई लड़ते हैं, इन सब का एंड विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, और इन सब का प्रयोग करके वे लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उनको जीत भी मिलता है। विक्ट्री, विक्ट्री का अर्थ होता है विजय या तो जीत। विक्ट्री, विजय या जीत उनको मिलता है। इन सब का गैस का प्रयोग करके उन लोग लड़ते हैं, केमिकल का प्रयोग करके, बम का प्रयोग करके उन लोग लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई नहीं बचते हैं। सर्वाइवर्स मतलब जो लड़ाई या युद्ध के पश्चात या बीमारी के पश्चात जो बच जाते हैं, जीवित बचते हैं, उनको कहा जाता है सर्वाइवर्स। लेकिन इस युद्ध का क्या मतलब, जब वे लड़ाई लड़ने के पश्चात उस युद्ध को सेलिब्रेट करने के लिए, उस जीत का खुशी मनाने के लिए कोई अगर जिंदा ही ना हो, तो इस युद्ध का क्या मतलब। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, तो ये सभी
नया कपड़ा पहनेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे। मतलब ये यही कहा गया है कि उनको एक नया शुरुआत करना पड़ेगा। यहाँ हमको नया कपड़ा पहनने का मतलब यही है कि उनको नया शुरुआत करना पड़ेगा। इन सभी जो युद्ध से पर्यावरण को प्रभावित करके, या तो केमिकल से युद्ध लड़ करके या बम से युद्ध करके, युद्ध करने के पश्चात जो क्षति होती है उन सबको छोड़ करके व्यक्ति अगर नए विचार से नया शुरुआत करेगा तो नया कपड़ा पहनेगा। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और इसी के साथ वो अपने भाइयों के साथ में चलेगा। अपने भाइयों के, यहाँ ब्रदर्स मतलब यहाँ ब्रदर्स का अर्थ है अपने शत्रुओं से। तो सब तरह क्या हो, भाईचारा होगा, मेल प्रेम होगा। लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हमने शुरू में ही देखा कि इस पोएम में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब भाईचारा होगा, हम एक दूसरे को समझेंगे। भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग जाति है, धर्म है, और इसके बावजूद भी हम सब एक नागरिक हैं भारत के। तो इन सबको एक दूसरे को हम समझेंगे, मतलब एक नए विचार की शुरुआत होगी। इन द शेड डूइंग नथिंग, और हम लोग एक साथ छाया में रहेंगे। शेड मतलब छाया, डूइंग नथिंग मतलब एक दूसरे के साथ हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे को हम एक टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, उनकी कमजोरियां खामियां नहीं निकालेंगे, लेकिन हम लोग भाईचारे के साथ, मेल प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। What I want should not be confused, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको गलत नहीं समझना चाहिए। यहाँ कंफ्यूज का अर्थ है गलत समझना। तो मैं, कवि कह रहा है कि मैं जो भी कहना चाह रहा हूं उसको गलत नहीं समझना चाहिए, उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी मतलब इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता, पूर्ण रूप से निष्क्रियता मतलब मृत्यु। जब आदमी कुछ, उसका शरीर कुछ भी हिलता डुलता नहीं है, श्वास नहीं ले रहा है, उसको हम कहते हैं टोटल इनएक्टिविटी। तो उससे कवि कवि का संबंध नहीं है, इसलिए बोल रहा है मेरा उससे किसी भी तरह का संबंध नहीं है। जो मैं, कवि जो बोल रहा है कि हमको शांत रहना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, मतलब हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए, उससे मतलब नहीं है कवि का विथ टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, क्योंकि जिंदगी एक गतिशील है, वही जिंदगी का नाम है। जिंदगी हमेशा चलता रहता है, तो वही तो जिंदगी है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं किसी भी तरह से मृत्यु के साथ, मृत्यु से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ एक इडियम है, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ, नो ट्रक विथ मतलब हमको उससे, मृत्यु से कुछ भी लेना देना नहीं है। इफ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते, केवल हम लोग एक ही चीज के बारे में नहीं सोचते होते, बाकी लोगों के बारे में भी सोचते। अगर मैं पढ़ाई के बारे में केवल सोचता हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, उसके बाद में कॉलेज करूंगा, नौकरी करूंगा, इस तरह, और मैं अपने स्वार्थ के बारे में केवल एक ही सोच में सोच रहा हूँ, आगे जाकर के भी केवल अपने को केवल सोच रहा हूँ, तो अगर इस तरह का अगर सिंगल माइंडेड नहीं होगा, वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और इस तरह हम लोग यही सोचते हैं कि मेरा जीवन चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और अगर मैं आगे बढ़ करके मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, हताश निराश हो जाता हूँ, तो शायद परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस मतलब ये विशाल बड़ा जो साइलेंस, अगर हम शांत रह करके हम आत्म मंथन करते हैं, आत्म निरीक्षण करते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, माइट इंटरप्ट, तो ये हमको क्या कर सकता है, इंटरप्ट हमारे जो कि दुख या दुख या विपत्ति की भावना हमारे मन में है, सैडनेस है, हमारे मन में दुख तकलीफ है, उसको ये क्या कर सकता है, हटा सकता है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, क्योंकि हमने अपने आप को कभी समझा ही नहीं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ, और हम अपने आप को डरवाते रहते हैं। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का अर्थ है हम अपने आप को डराते रहते हैं। आवर सेल्फ विथ डेथ, विथ डेथ मतलब हमको एक दिन मरना है, और उससे पहले हमको बहुत सारा चीज करना है, और हम अपने आप के बारे में केवल सोचते हैं, हमको इतना करना है, इतना घर बनाना है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई करवाना है, इस तरह हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। और मरने से पहले मैं अपने परिवार के लिए मैं कुछ कर पाऊं, या अपने बच्चों के लिए कर पाऊं, अपने, इस तरह का हम सोचते हैं। और वही हमको क्या करता है, मृत्यु हमको डरवाते रहता है, और हमारे मन में दुख तकलीफ होता है। तो इन सभी दुख तकलीफ से बचने के लिए कवि यही कह रहे हैं कि हम कुछ क्षण के लिए रुकें, कुछ क्षण के लिए रुके, हम कुछ क्षण के लिए शांत हो जाएं,
तो जितना भी हम दुनिया में देखते हैं, बहुत सारा चीज व्यक्ति हड़बड़ी में मतलब निर्णय ले लेता है, अचानक से वो डिसीजन ले लेता है और उसका परिणाम दुख तकलीफ होता है, एक दूसरे से युद्ध होता है, झगड़ा होता है। अगर हम परिवार में भी देखें, अगर हम अधिकतर लोग गुस्से में होते हैं तो उन लोग कुछ क्षण के लिए शांत हो जाते हैं, ताकि उनका गुस्सा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है कुछ क्षण के लिए, उन लोग शांत हो जाते हैं। तो इसी को कहा गया है कवि 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 इस कविता के माध्यम से कि हम सभी किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करने से पहले या तो हम कार्य करते जा रहे हैं, लेकिन हमको एक बार कुछ सेकंड के लिए चुपचाप रह करके आत्म मंथन करना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये काम क्या सही है, क्या गलत तो नहीं है, इस तरह का। और हमको ऊर्जा मिलता है, नए सिरे से हम अपने काम को अच्छी तरीके से उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकते हैं और उनको सफलता मिलती है। नहीं तो लोग अचानक से डिसीजन ले लेते हैं, जैसे कि अभी तुरंत फिलहाल की बात है, सुशांत के बारे में आप सभी ने सुना हुआ होगा, फिल्म एक्टर जो कि धोनी का किरदार निभाया था, वो भी अचानक से मतलब क्या, वो आत्म मंथन नहीं किया, आत्म निरीक्षण नहीं किया, सेल्फ एग्जामिन नहीं किया और वो अपना इस तरह से कदम उठा लिया और सुसाइड कर लिया। इसी तरह से जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर हम आत्म मंथन करते हैं, सेल्फ एग्जामिन करते हैं, तो हमको आगे की काम को अच्छी तरह से करने की हमको शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और हम एक दूसरे के साथ मेल प्रेम के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। तो आगे हम देखते हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद, परहैप्स मतलब शायद, पृथ्वी हमको बहुत कुछ सिखा सकती है। अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमको बहुत कुछ सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मरा हुआ सा प्रतीत होता है, सीम्स मतलब प्रतीत होता है, डेड मतलब मरा हुआ सा, एवरीथिंग मतलब सब चीज मरा हुआ सा प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो ये पृथ्वी के बारे में कहा गया है। जिस तरह से विंटर सीजन के बाद जो ऑटम सीजन आता है या तो बसंत ऋतु आता है, तो विंटर में ऐसा लगता है कि सब चीज मर गया है और बसंत ऋतु पहुंचते पहुंचते बहुत सारा चीज जो पेड़ पौधे हैं उनका पत्ती झड़ जाता है और पेड़ बिना पत्तियों के मरा हुआ सा लगता है, या तो जो बीज नीचे गिर जाते हैं वो भी मरे हुए से लगते हैं, घास फूस भी नहीं रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद उसमें हरियाली आ जाती है, नए नए कोपले निकल आते हैं। मतलब पृथ्वी कभी मतलब स्थिर है, पृथ्वी भी स्थिर हो जाता है, लेकिन उसमें जो क्रिएटिविटी निर्माण का काम है वो कभी नहीं रुकता है। सिम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में वो भी जीवित प्रतीत होता है, क्योंकि वो भी कुछ क्षण के लिए रुकता है और फिर से नए सिरे से नए ऊर्जा लेकर के अपना जीवन का कार्य को आगे बढ़ाता है पृथ्वी भी। तो हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए कहा गया है, जितने भी लोग हम लोग कुछ क्षण के लिए रुकें, कुछ क्षण के लिए रुकें, कुछ क्षण के लिए स्थिर रहें। जैसे कि हमने पहले देखा यहाँ पर, ये फिशरमैन, फिशरमैन मतलब कुछ क्षण के लिए उन लोग रुक जाएं और जो लोग शिकार करते हैं, व्हेल का शिकार करते हैं, और उस समय देखो बहुत सारा व्हेल मछली को क्या मिलेगा, उनको जीवन मिलेगा। और इसी तरह से जो नमक इकट्ठा करते हैं, नमक इकट्ठा करते हैं समुद्र के किनारे, उन लोग भी कुछ क्षण के लिए रुक जाएं और अपने हाथ में जो चोट लग जाती है उसका इलाज करवाएंगे, फिर नए सिरे से उन लोग काम करेंगे, उनका शरीर भी ठीक उतना तक अच्छा हो रहेगा, हुए रहेगा। और उसके पश्चात हम देखते हैं लास्ट में, आई विल काउंट अप टू 12। तो यहाँ कवि फिर से कह रहा है कि मैं फिर से 12 तक गिनती बोलूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो अभी तो कवि हमारे साथ ही था, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं अभी 12 तक गिनती करूंगा, काउंट करूंगा, और आप क्या करोगे, आत्म मंथन करोगे, सेल्फ एग्जामिन करोगे चुप रह करके, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो हमने देखा इस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सभी को आत्म मंथन करने के लिए आत्म मंथन करने के लिए, सेल्फ एग्जामिन करने के लिए हम सबको आह्वान करते हैं। पहला तो हमने देखा कि यूनिटी एंड पीस, हम लोगों के बीच में एकता और शांति रहे। दूसरा, हम सेल्फ एग्जामिनेशन करें। तीसरा, हम भाईचारे के साथ रहें। इन तीनों जो संदेश है इनका वर्णन इस कविता में अच्छी तरीके से किया गया है। तो हम कुछ यहाँ पर एक शब्द है इडियम, टू हैव नो ट्रक विथ, मतलब मेरा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। टू रिफ्यूज टू एसोसिएट और डील विथ, और टू रिफ्यूज टू टॉलरेट समथिंग। तो कवि ने कहा था कि मेरा मृत्यु से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनएक्टिविटी का मतलब टोटल इनएक्टिविटी से नहीं,
तो उससे मेरा कुछ संबंध नहीं है, कवि ने कहा था। तो हम क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं इसको आज अंग्रेजी में ही हिंदी में ही समझाऊंगा, और उसके बाद अगला वीडियो या अगला ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में लूंगा, तो इन क्वेश्चन आंसर को भी मैं in English to English, I will make you understand. Okay, first we'll see what will continue up to 12 and keeping still help us achieve. तो कवि यही कहना चाह रहा है, 12 तक गिनती करने तथा स्थिर रहने में हमें क्या उपलब्धि प्राप्त होगी। 12 तक गिनती करने और चुपचाप रहने में हमको क्या उपलब्धि प्राप्त होगी। तो हमको क्या उपलब्धि प्राप्त होगी, यह हमें कार्य करने से पहले 2 बार सोचने के लिए क्षणिक विराम देगा। किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उससे पहले हम आत्ममंथन करेंगे कि यह क्या सही है या गलत है। यह सत्य है कि दुनिया में अधिकांश मुश्किलें हमारे जल्दीबाजी से निर्मित होती हैं, अतः शांत और स्थिर रहकर हमें शांति सुनिश्चित करने में हम प्रत्येक को क्या मदद मिलेगी। तो इसका आंसर यही होगा, मैं अंग्रेजी में बाद में बताऊंगा उसको। सेकेंड, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इन एक्टिविटी एंड डेथ। तो इसमें क्या क्या आप सोचते हैं कि कवि पूर्ण निष्क्रियता तथा मृत्यु का समर्थन करते हैं। पूर्ण निष्क्रियता या मृत्यु का समर्थन करते हैं, क्या आप ऐसा सोचते हैं? नहीं, तो हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, कवि ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि स्थिरता को कुल निष्क्रियता नहीं माना जाना चाहिए। कुल निष्क्रियता मृत्यु लाती है, जबकि स्थिरता का अर्थ उग्र और हानिकारक मानव गतिविधियों का समापन है। उससे हम दमन कर सकते हैं, हम स्थिर रह करके जो भी मानव गतिविधियां हैं, हानिकारक गतिविधियां हैं, उन सभी को। तीसरा, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम। तो कवि कविता में किस उदासी की बात करते हैं। सैडनेस मतलब कवि कविता में किस उदासी की बात करते हैं। सैडनेस का अर्थ होता है उदासी। किस उदासी की बात कर रहे हैं वो। मनुष्य की उदासी उसके अपने विचारों और कर्मों का फल है। विडंबना यह है कि मनुष्य समझदार होते हुए भी खुद को और उसके अपने कार्यों को समझने में विफल रहा है। वह अपने आपदाओं का निर्माता मनुष्य खुद है। उसकी जल्दबाजी और होड़ उसकी परेशानियों का कारण बन जाता है, और वह निरंतर मौत के मुंह में स्वयं को खड़ा पाता है। चौथा, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness। तो कवि प्रकृति के किस प्रतीक का आह्वान यह कहने के लिए करता है कि जहां निष्क्रियता प्रतीत होती है वहां जीवन भी हो सकता है। प्रकृति के किस निष्क्रियता के लिए आह्वान करता है। कवि पृथ्वी का आह्वान यह कहने के लिए करता है कि जहां निष्क्रियता प्रतीत होती है वहां जीवन भी हो सकता है। पृथ्वी कभी भी संपूर्ण निष्क्रियता को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि प्रकृति में स्पष्ट स्थिरता के तहत भी सृजन का काम निरंतर चलता रहता है। जैसे कि विंटर के बाद में सब कुछ से मरा हुआ सा लगता है। पेड़ पत्तों के जो पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वह झड़ जाते हैं, बीज नीचे गिर जाते हैं, और इसके पश्चात सब चीज मरा हुआ सा प्रतीत होता है। लेकिन जब नए कोपल वसंत ऋतु में निकलते हैं और उनके बीज से नए पौधे अंकुरित होते हैं, तो उसमें फिर से हमको जीवन का एहसास होता है। तो हम लोग तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए रुक करके स्थिर होकर के आत्ममंथन करके नए सिरे से जीवन का शुरुआत करती है। आगे हम देखते हैं, ट्राई दिस आउट।